नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं इस टाइम, जिसमें कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट को उनको पढ़ रहे हैं और उनका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि एग्ज़ाम में जब हम बैठे तो इस एनालिसिस और इस सीरीज के बाहर हमारा एक भी क्वेश्चन ना आए, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी सीरीज से आ जाएं। तो जो साथी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो निश्चिंत रहें, इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, इससे ज़्यादा चीज़ों को करने का टाइम है तो आप करिए, बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये होता नहीं है कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें। तो अगर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट है तो ये सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कम समय में आप सोच रहे हैं कि तैयार कर लें सब्जेक्ट तो उस लिए है। बाकी अगर आप इसके अलावा सोच रहे हैं कि कुछ और पढ़ लें, यदि आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो साथी हमारे इस सीरीज को पढ़ रहे हैं उनको विश्वास दिलाते हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी सीरीज से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इस सीरीज को बहुत मेहनत से जो है बनाया जा रहा है। इसमें जो हम एनालिसिस कराते हैं वो भी जो है कोशिश करते हैं कि जो अन्य मतलब आपकी यूपी ट्रिपल एससी के अलावा भी जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं उसके भी क्वेश्चंस को इसमें शामिल करते हैं। जब एनालिसिस कराते हैं तो उसी टाइम उन चीज़ों को कवर करवा देते हैं। बाकी जो साथी रेगुलर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, और हम भी उसी प्रकार से जैसे आपका प्यार और सपोर्ट है वैसे भी हम कंटेंट को बहुत मेहनत करके आप लोगों के पास ला रहे हैं। बाकी जो साथी फर्स्ट टाइम आए हैं इस वीडियो पे तो आप स्किप मत करिएगा, ना तो वीडियो चेंज करिएगा, क्योंकि एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो और जब आप देखेंगे तो आपको वाकई समझ में आएगा कि कंटेंट बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अगर कंटेंट बेहतरीन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बेसिकली हम इस समय ईमेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस ईमेल के आए थे और आज के अभी जो हमारा फोकस है वो ईमेल पे है, और आज हमारी जो है ये इंटरनेट नेटवर्क से जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी ये अंतिम क्लास होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम हार्डवेयर वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो आप सभी बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि क्या कह रहा है ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड पर इंटरनेट पर कौन आपको संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वो हमारा चीज़ कौन है, वो हमारा ईमेल ही है। वो हमारा क्या है, ईमेल है। ईमेल ही तो ये काम देता है हमें, और ईमेल का फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो वही इसका आंसर होगा कि इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में कौन सा संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो आप बोलेंगे ईमेल। इस दूसरा ऑप्शन है स्पीड पोस्ट, सी वाला ऑप्शन। देखिए, तो स्पीड पोस्ट तो पोस्ट ऑफिस में होता है ना, ये तो ऑफलाइन चीज़ है। एसएमएस होता है, एसएमएस देखिए एसएमएस जो होता है वो ऑनलाइन नहीं होता है, वो आपका जो फ़ोन होता है उसके माध्यम से जाता है। ठीक है, अच्छा, क्या आप लोगों को एसएमएस का फुल फॉर्म पता है? तो यहीं पे चलिए लिखा देते हैं, एसएमएस के बारे में लिखिए। एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सर्विस। बाकी ईमेल का पता ही है आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल लिख लीजिए, कुछ साथियों को नहीं पता होगी तो उनके लिए लिख दे रहे हैं। इसका ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए, अच्छा, एसएमएस और ईमेल में थोड़ा सा अंतर भी समझ लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि एसएमएस में आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मोबाइल का जो नेटवर्क होता है उसी से चलता है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ईमेल के लिए आपको प्रॉपर इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन जनरली एसएमएस में जो है केवल टेक्स्ट भेजा जाता है, बट आजकल जो एमएमएस फॉर्मेट में आ गई हैं चीज़ें, तो वहाँ पे एसएमएस में जो है हम फाइल को भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ईमेल में फाइल को अटैच नहीं किया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अब अगले प्रश्न पर बढ़ने के पहले हमने आपको ईमेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं पहले ही, तो पूरा ईमेल जो है एक बार जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, आपको रिवीजन करवाते हैं। एकदम ध्यान से फोकस करिएगा क्लास पे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईमेल प्रोटोकॉल। अब आप बोलेंगे ईमेल प्रोटोकॉल तो आप पढ़ा चुके हैं, तो हम भी बोलेंगे कि हाँ हमने पढ़ा दिया है, बट यहाँ पे हम इसलिए चर्चा करेंगे कि पढ़ाएंगे नहीं, केवल रिवीजन करवाएंगे। आपका है एसएमटीपी। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या करता है? ये ईमेल सेंड करता है, ईमेल सेंड करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये ईमेल सर्वर से ईमेल रिसीव कराने में हमारी सहायता करता है। फिर हमारा आता है IMAP। IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये भी क्या करता है? हमें ईमेल प्राप्त कराने में सहायता करता है। इसके साथ ही ये क्या करता है?
ये सर्वर पर ईमेल को सिंक करता है, जिससे आप क्या करते हैं, इससे आप मल्टीपल डिवाइसेस में अपनी ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ हो गई ईमेल से संबंधित ये 3 महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल हैं जो आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमने बताया था कि जो आपका ईमेल होता है, ईमेल के फुटर से क्वेश्चन आता है कि ईमेल के फुटर में क्या क्या होता है। तो ईमेल का जो फुटर होता है उसमें हमने बताया था आपको जो प्रमुख चीज़ें होती हैं, सबसे ऊपर लिखा रहता है फ्रॉम, कौन ईमेल भेज रहा है, फिर होता है टू, किसको भेजा जा रहा है, फिर सीसी मतलब कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी किसको दी जाती है, ठीक है, जो जिसको जैसे टू भेजा जा रहा है तो कार्बन कॉपी उसी को जैसे किसी और व्यक्ति जिसको सेकंड प्राप्त करता बोलते हैं उसके पास, और इसमें टू को पता होता है कि कार्बन कॉपी किसको भेजी गई है, और इस कार्बन कॉपी वाले को भी पता रहता है, यानी कि सेकंड प्राप्तकर्ता को पता रहता है कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। उसके अलावा एक ऑप्शन BCC का होता है, मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड के शब्द में ही जुड़ा है ब्लाइंड। तो ब्लाइंड से क्या होता है कि इसमें जो आप जिसको भेजेंगे तो इन दोनों को नहीं पता चलेगा कि ब्लाइंड रूप में किसको भेज दिया गया है, ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो गई। हम सारी चीज़ें कल की क्लास में देख चुके हैं, आज बस हम क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। ईमेल के जनक कौन थे, तो ईमेल के जनक हमने आपको बताया था कि रे टॉमलिंसन थे, ये सारी चीज़ें भी हम देख चुके हैं। फिर हमने आपको ईमेल के कुछ फीचर्स के बारे में बताया था, जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर का मतलब होता है ये अपने आप ईमेल का रिप्लाई दे देता है। ये ऑप्शन क्या करता है, ऑटोमेटिक रिप्लाई देता है जो आपकी इनकमिंग ईमेल्स हैं, यानी कि जो ईमेल आपके पास आई हैं ये उनके लिए ऑटोमेटिक रिप्लाई देने की एक सुविधा है। दूसरा हमने बताया था आर्काइव में क्या होता है, आर्काइव में होता है कि संग्रह करता है ये आपकी ईमेल का, बिना डिलीट किए हुए इसको इनबॉक्स से स्टोरेज में आप लेके चले जाते हैं, तो वो चीज़ प्रक्रिया क्या कहलाती है, आर्काइव करना कहलाती है। फिर हमने बोला था मार्क एज रीड, जैसे इसको आप पढ़ के पता चल रहा है कि मार्क एज रीड मतलब ईमेल को मार्क कर देना कि उसको पढ़ा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था फिल्टर या फिर रूल, ये क्या होता है कि आप जो है मानदंडों के हिसाब से ईमेल को ऑटोमेटिकली रूप से फोल्डर में व्यवस्थित करना है, यानी कि ईमेल्स जो हैं उनको जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी आपके मानदंड है उसके हिसाब से जो है ईमेल को अलग अलग जो है ऑटोमेटिकली अलग अलग फोल्डर्स में व्यवस्थित करना, ठीक है। फिल्टर रूल, ये सारी चीज़ें भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या दे, हमने आपको फिशिंग बताया था। फिशिंग में हमने क्या बताया था, फिशिंग में हमने आपको बताया था कि ईमेल जो होती है आपको किसी जैसे कोई अच्छा डोमेन है, कोई अच्छा डोमेन जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो आपको लगेगा कि हाँ ये किसी कंपनी का किसी संस्था का डोमेन है, उससे ईमेल आया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हैकर्स जो है उससे मिलता जुलता ईमेल जो है एक डोमेन से एक मिलता जुलता डोमेन बनाते हैं और उसी का एक ईमेल आपके पास भेज देते हैं। आपको लगेगा कि हाँ ये उस संस्था का ईमेल है, और जैसे ही आप उसको ओपन करोगे आप हो जाओगे, आपका डेटा क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। फिर हमने उसके बाद कल बताया था कि ईमेल जो है केस सेंसिटिव नहीं होता, ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि आप जनरली जो हम लोग ईमेल लिखते हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, @gmail.com ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हम इसको कैपिटल लेटर में भी लिखेंगे, आधा कैपिटल आधा ही स्मॉल में लिखेंगे, बट सारे कैरेक्टर्स अगर वही हों तो वो केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखा है कि स्मॉल लेटर में, ये मैटर नहीं करता। आप चाहे हमने बताया था चाहे abcd@gmail.com चाहे कैपिटल ABCD करके भेज दें, चाहे पूरा कैपिटल कर दें, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, हरदम उसी ईमेल एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ईमेल डॉट को भी नहीं मानता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको कल बता चुके हैं। अब आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, हमने सोचा आपको एक बार रिवाइज करवा दें, क्योंकि चीज़ें नई होती हैं तो रिवीजन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हमारी आज की अगली क्लास क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड ईमेल हेडर में उपलब्ध होता है। चलिए बताइए, हमने आपको अभी तुरंत बताया, आप कहेंगे हाँ फ्रॉम उपलब्ध होता है, फ्रॉम के बाद टू उपलब्ध होता है और सब्जेक्ट। तो क्या किसी ऑप्शन में पहला दूसरा और तीसरा है, तो पहला दूसरा और तीसरा आप बोलेंगे ऑप्शन ए में ही है, तो ये हो गया राइट आंसर। जब चीज़ों को एक बार बेहतरीन तरीके से आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो आप सबको पता है जो आपकी ईमेल होगी आपका यूजर नेम होगा, फिर लिखा रहता है आप एक यूजर नेम यहाँ लेते हैं, फिर लिखा रहता है @ फिर gmail.com ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। तो इसके माध्यम से यूजर नेम आपका आगे, तो जो डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है वो क्या होता है, वो होता है @। अब आप कमेंट करके बताइए कि @ के जो जनक कौन है, मतलब ये जनक का मतलब ये है कि @ किसने लाया, कि जो है यूजर नेम और जो है आपका डोमेन नेम @ से अलग होगा, ये जो है ये सिस्टम किसने शुरू किया, ठीक है। आप लोग बताइए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। देखिए जीमेल किसके द्वारा, जीमेल तो गूगल के द्वारा की जाती है, ठीक है। याहू मेल तो याहू के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आउटलुक वो सर्विस है, ईमेल की वो सेवा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित ईमेल की सेवा कौन सा है, तो आप बताइएगा कि आउटलुक है, ठीक है। अच्छा, आउटलुक के बारे में कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि यहीं लिख दे रहे हैं हम। आउटलुक जो होता है ना,
ये ईमेल लिखने के लिए अब ये बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका है। तो आप बोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक भी है और माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड भी है। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जो है एक्सेल, इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जब आप आउटलुक में जाके किसी ईमेल की फॉर्मेटिंग करोगे कि यानी कि ईमेल को कैसे भेजना है, उसका टेक्स्ट कैसे लिखा जाए, कौन सा बोल्ड होगा, कौन सा इटैलिक होगा, कौन सा कितना उसका साइज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहां आप ईमेल को फॉर्मेट करते हो, तो जो आउटलुक होता है ना, वो डिफॉल्ट रूप से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंजन है वो यूज करने का, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होता है सॉफ्टवेयर, जब आप आउटलुक यूज करोगे तो वहाँ ईमेल फॉर्मेटिंग में यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज होता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल लिखने के लिए डिफॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंजन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा, ये इसी में भी हम देखेंगे, आएगा हमारा प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल सेंट टू अ यूजर आर डिलीवर्ड इनटू देयर, मतलब अगर किसी उपयोगकर्ता को ईमेल भेजा जाता है तो कहाँ पे शो होता है। आप कहेंगे इतना सिंपल सा क्वेश्चन, हमारे इनबॉक्स में शो होगा, और कहाँ शो होगा, कहाँ पे शो होगा, इनबॉक्स में शो होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनबॉक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आज का है कि कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है। अच्छा ये बताइए, हमने बहुत सारे भी प्रोटोकॉल्स देखे ना, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आप किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन, तो पहले ये देखिए कि ट्रांसमिशन मतलब ईमेल भेजना है। ईमेल भेजना है तो किसका यूज करेंगे, पहली बात तो SMTP का तो यूज करेंगे ही करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ SMTP है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। POP3 ये क्या करता है, ये तो लाता है ना हमारी ईमेल को, ठीक है, सर्वर से हमारे पास तक पहुंचाता है, POP3 और IMAP, ये दोनों नहीं होगा। अब ऑप्शन ए में भी SMTP है, कह रहा है SMTP ओवर TLS, मतलब SMTP TLS के साथ, और दूसरा ऑप्शन है SMTP। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड रहे, तो इनक्रिप्शन की सुविधा कौन प्रदान करता है, तो कल ही हमने बताया था कि इनक्रिप्शन की सुविधा आपका जो TLS होता है वो प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, TLS। याद आ रहा है, चलिए आपको नहीं याद आ रहा होगा, हमें बिल्कुल याद है तो हम बता देते हैं। हमने पढ़ाया था HTTP, फिर हमने बताया था HTTPS। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। कहाँ यूज होता है, तो वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट 80 होता है। उसके बाद हमने HTTPS बताया था। HTTPS क्या है, HTTPS जो होता है ये इसी का सुरक्षित रूप है। यहाँ पे डेटा नहीं इनक्रिप्टेड होता था, बट HTTPS में आपका डेटा इनक्रिप्टेड होता है। और ये किस पोर्ट का यूज करता है, ये 443 पोर्ट का यूज करता है। आगे हमने बोला था कि जो ये जो सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, जो इनक्रिप्शन दे रहा है, वो दो प्रोटोकॉल्स इनक्रिप्शन देती हैं HTTPS में, SSL और TLS। आप SSL क्या है, SSL है सिक्योर सॉकेट लेयर, बट वर्तमान में जो है सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा एडवांस अब TLS आ गया है। TLS का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये क्या है, ये आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, और यही SSL का ही अपडेटेड रूप है। अब आप कहेंगे कि ये मतलब बेसिकली ये जहां लग जाएंगे वो इनक्रिप्ट करेंगे, यानी कि डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। अब हमने बोला कि ईमेल सेंड करने का प्रोटोकॉल SMTP है, जैसे ये प्रोटोकॉल था आपका वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए, वैसे ईमेल सेंड करने के लिए SMTP है। अब हमें SMTP में सुरक्षा देनी है, तो SMTP को TLS के साथ जोड़ देंगे, यानी कि SMTP में भी TLS ला देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए जब चीज़ों को आप पढ़े होते हैं ना, अब ये क्वेश्चन है, आप हो सकता है ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली ना पढ़े हों जब ये एग्जाम में आया रहा होगा, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट वो ईमेल प्रोटोकॉल और वो जो है आपका SSL और TLS के बारे में पढ़ा होगा, तो वो उन दोनों चीज़ों को मिला करके इसका आंसर दे देता। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हमारा आज का अगला प्रश्न है कि नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए, मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए ईमेल को आपके पास लाया जा रहा है, सबसे दिमाग में यही रखना है। FTP सबसे पहले कट जाएगा। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का कहाँ यूज होता है, फाइल ट्रांसफर के लिए, नेटवर्क फाइल भेजने के लिए किसका यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। इसका पोर्ट याद आ रहा है आपको, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट 20, पोर्ट 21 याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमें SNAP ये भी नहीं है। हम बेसिकली ईमेल में 3 ही प्रोटोकॉल अभी तक पढ़े हैं, POP3, SMTP और आपका IMAP। अब आप कहेंगे SMTP तो सेंड करने वाला है। SMTP क्या होता है, सेंड करने वाला, अभी हमने देखा। लेकिन ये रिसीव करने के लिए पूछ रहा है, पुनः प्राप्त करने के लिए, प्राप्त पे फोकस करिए। प्राप्त करने के लिए, प्राप्त कराने का काम कौन करता है, POP3 करता है। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा ये यूज करता है, पोर्ट, आप लोग इसका ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। पोर्ट POP3 कौन यूज करता है, शायद हम पता नहीं कल बताएं कि नहीं, तो इसको याद कर लीजिएगा, POP3 का 110, ठीक है, पोर्ट, ठीक है।
अच्छा, कल हम जब पोर्ट बता रहे थे तो हमने HTTPS को जो है वहाँ पे 483 बता दिया था गलती से। हालांकि जैसे ही हम वीडियो में आगे बढ़े थे तो हमें याद आया था, तो हम पीछे जाके उस चीज़ों को सुधार दिए थे। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि HTTPS का पोर्ट 443 होगा। तो हमें लगता है ये तो आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है, स्टार्टिंग में ही ये तो आपने कमेंट पहले कर दिया था। बहरहाल कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी थोड़ी सी भी मात्रा में त्रुटियां दिखती हैं तो बिल्कुल उसको बताइएगा, क्योंकि देखिए ह्यूमन एरर होता है। ठीक है, अब हम वीडियो बना रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हो सकता है बोलते बोलते गलत बोल दें, लिखने में गलतियां हो जाए, तो वाजिब है आप कमेंट किया करिए। आपका कमेंट एकदम पॉजिटिव वे में लिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि जब ईमेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है, कह रहा कि ये आपका ईमेल सर्वर है, और जब ये दूसरे ईमेल सर्वर को मेल भेजेगा तो वो क्या बन जाता है? पीयर, क्लाइंट SMTP। ठीक है, क्लाइंट SMTP, दो ऑप्शन सेम हो गया है। ठीक है, SMTP सर्वर और मास्टर। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोई फाइल भेजता है SMTP, ठीक है, SMTP का क्या काम है यहीं पे समझाते हैं हम आपको, एक सेकंड। ये है आपका SMTP। इसका क्या काम है? तो बोलेंगे सर इसका काम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेल को ट्रांसफर करेगा। तो यही पूछ रहा है कि जब एक SMTP मेल ट्रांसफर करता है, देखिए एक SMTP है, ये मेल ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब हो सकता है एक मेल सर्वर आपका जीमेल है, गूगल वाला है। ठीक है, दूसरा मेल सर्वर आपका याहू का है या माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, ये दोनों अलग अलग मेल सर्वर हैं। अब जब ये मेल सर्वर इस मेल सर्वर को भेजेगा, अभी तक तो आप जैसे आप दोनों लोग जीमेल यूज कर रहे हैं, तो आपने भेजा तो SMTP जीमेल को भेजा और जीमेल इसी सर्वर ने फिर आपके पास भेज दिया। लेकिन अब मैं जो है जीमेल यूज कर रहा हूं और आप आउटलुक यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? SMTP पहले जीमेल के सर्वर में भेजेगा, फिर जीमेल का सर्वर आउटलुक में भेजेगा, आउटलुक के सर्वर में भेजेगा, और फिर आउटलुक का सर्वर आपके पास भेजेगा। तो होता क्या है, यहाँ तो SMTP था, लेकिन यहाँ आपका पूरा जो ये आपका सर्वर है, SMTP पूरा सर्वर जो है जो भेज रहा है, तो ये क्या बन जाता है? ये SMTP क्लाइंट बन जाता है, क्योंकि जो भेज रहा है वो तो क्लाइंट है। तो जीमेल सर्वर जो होता है, जो भेजने वाला है वो SMTP क्लाइंट बन जाता है, जो प्राप्त करता है वो SMTP सर्वर बन जाता है, SMTP सर्वर बन जाता है, और जो दूसरे के पास भेज रहा है वो क्लाइंट बन जाता है। वो क्या बन जाता है? क्लाइंट बन जाता है। जब उल्टा, जब ये इसके पास भेजेगा तो ये क्लाइंट बन जाएगा, आउटलुक का SMTP क्लाइंट बन जाएगा, और जीमेल का SMTP सर्वर बन जाएगा। और जब जीमेल आउटलुक के पास भेजेगा तो जीमेल क्लाइंट बन जाएगा और आउटलुक सर्वर बन जाएगा। अब हम आशा करते हैं चीजें आप समझ चुके होंगे। तो ये पूछ रहा है कि जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह क्या बन जाता है? तो उसको याद रखना है कि वो SMTP क्लाइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? SMTP क्लाइंट बन जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि SMTP का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट किया करिए, हमको इससे ये पता चलता है ना कि आप क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और जब आप क्लास के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो कोशिश हो जाती है आपको पढ़ाने की, आपको बेहतर कंटेंट देने की, वो हमें और मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखिए जब आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हैं तो होता क्या है? इंटरेक्शन होता है, आप टीचर से आपका इंटरेक्शन होता है। बट यहाँ पे आप हमसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? एक ही ऑप्शन है, कमेंट करके। तो कमेंट किया करिए, आपके जो भी सुझाव हुआ करें, क्वेश्चन का आंसर हुआ करे, और उसके अलावा यदि आपको कंटेंट में किसी प्रकार की और इंप्रूवमेंट चाहिए हो तो वो भी बताया करिए। कोई टॉपिक ना समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट किया करिए, हम उस टॉपिक के लिए भी चाहे शॉर्ट वीडियो कुछ ना कुछ बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। SMTP इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आपके दिमाग में याद हो गया होगा, रट गई होंगी चीजें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SMTP, आप बोलेंगे SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या करता है? मेल को ट्रांसफर करता है, सेंड करता है, सेंडिंग ईमेल बिटवीन सर्वर्स। ठीक है, प्रोटोकॉल्स फॉर सेंडिंग ईमेल बिटवीन सर्वर्स, सही है। IMAP क्या है? प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग एंड सिंक्रोनाइजिंग ईमेल्स, बिल्कुल यही होगा। सिंक करता है ना, और क्या करता है? रिसीव करता है, रिसीव करने वाला का काम। ठीक है, उसके बाद POP3 प्रोटोकॉल फॉर डाउनलोडिंग इमेज, बिल्कुल यही होगा। ये क्या करता है कि सर्वर से, POP3 के बारे में बताए थे ना कि सर्वर से आपके पास डाउनलोड कर देता है, और हो सकता है कि सर्वर से डिलीट भी कर दे, लेकिन IMAP सर्वर से डिलीट नहीं करता है। ठीक है, और ये जो है सर्वर से आपके पास सीधे दिखाता है। और इसकी IMAP की विशेषता क्या होती है कि कई सारी डिवाइसेस में आप एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि वो सर्वर में ही पड़ा होता है, सिंक रहता है। तो जैसे दूसरे डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो सर्वर से आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। POP3 के बारे में बता दें। फिर अब ये MIME क्या है, तो इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे समझाते हैं आगे वाले पेज में। एक सेकेंड, कहीं पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब हम आपको बताते हैं ये क्या है। ठीक है, MIME ये क्या है? पहले इसका आप फुल फॉर्म याद करिए। इसको बोला जाता है मल्टीपर्पज इंटरनेट
मेल एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ये क्या सर्विस है, ये क्या चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है जैसे जब आप ईमेल में मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड करते हैं, ईमेल में मल्टीमीडिया कंटेंट भेजते हैं, अटैच करते हैं, तो ये क्या करता है ना, ये मल्टीमीडिया कंटेंट को भेजने के लिए जो मानक हैं उनको निर्धारित करता है। क्या करता है? मानक निर्धारित करता है। उसको फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट के लिए मानक निर्धारित करता है कि मल्टीमीडिया कंटेंट का मानक क्या होगा, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी। तो उसके लिए ये क्या करता है, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, उसके लिए क्या करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, यानी कि मानक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये याद करना है कि ये ऐसा करने वाला वर्तमान का सबसे अच्छा, सर्वोत्तम और नवीनतम मानक है। ठीक है, तो आपको एक लाइन याद रखनी है कि ईमेल द्वारा मल्टीमीडिया कंटेंट भेजने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम मानक कौन है, तो MIME यानी कि मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन आपका यही है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मेटिंग मल्टीमीडिया ईमेल मैसेजेस। अब देखते हैं अपने प्रश्न को। ठीक है, प्रश्न हमारा कहा था MIME, स्टैंडर्ड फॉर फॉर्मेटिंग मल्टीमीडिया ईमेल्स, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में एक पॉइंट और था, वो हमें याद नहीं आ रहा, कहीं आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, लिखा है कि ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए डोमेन के लिए अधिकृत, ये गलत लिखा हुआ है, अधिकृत मेल सर्वर निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार के DNS रिकॉर्ड का यूज किया जाता है। देखिए कई सारे DNS रिकॉर्ड होते हैं, अब हम अभी आपको बताते हैं सारे DNS रिकॉर्ड के बारे में जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है SPF, एकदम धैर्यता के साथ चीज़ों को देखते चलिएगा। एक होता है MX, एक होता है AAA रिकॉर्ड, एक होता है PTR, इन चारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, SPF क्या है, तो SPF को बोलते हैं सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसके सबके लास्ट में रिकॉर्ड ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्ड, ठीक है, सबके लास्ट में ऐड कर लीजिएगा। MX क्या है, MX का फुल फॉर्म है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड। ठीक है, AAA क्या है, AAA को ऐसे रहने दीजिए, PTR को पहले, इसको बोलते हैं पॉइंटर रिकॉर्ड। ठीक है, AAA को बारे में ऐसे ही याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं कि SPF रिकॉर्ड यानी कि जो हमारा सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क रिकॉर्ड है, ये चेक क्या करता है, ये काम क्या करता है। तो ये करता है, जैसे देखिए हमने आपके पास ईमेल आया @gmail.com। ठीक है, ये आपका क्या है, डोमेन हो गया। या फिर हमारी संस्था की ओर से आपको ईमेल गया तो उसके लास्ट में होगा upexammantra.com। ठीक है, यहाँ पे यूज़र नेम होगा। अब ये SPF रिकॉर्ड क्या करता है, ये SPF रिकॉर्ड करता है कि उसको पता है कि ईमेल जो भी आएगा, जो डोमेन है, इस डोमेन का कोई ना कोई सर्वर है। आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, इसको भी पता है कि सर्वर है, SPF रिकॉर्ड को भी, और इसको ये भी पता है कि इस सर्वर का IP एड्रेस क्या है, इस सर्वर का IP क्या है, ये जाके चेक करता है कि इस सर्वर का IP क्या है। फिर अब जो ईमेल आया है, इसको पहले इस सर्वर की IP देखता है, फिर वो जो ईमेल आया है उसकी IP देखता है, इसकी IP देखता है, अच्छा इसकी IP। जब ये दोनों मैच हो जाती हैं तब कहता है कि हाँ सब कुछ सही है, ये ओरिजिनल मेल है। लेकिन अगर उसको लगता है कि ये IP एड्रेस जिससे ईमेल आया है, डोमेन तो सेम उसको लगेगा कि चलो अच्छा डोमेन सही है, तो जो डोमेन सही है तो IP एड्रेस मैच करेगा कि अच्छा उसी IP एड्रेस से मेल आया, ये मेल आया है जिस IP एड्रेस से UP एग्जाम मंत्रा का मेल आता है, तो इसको भी लेकर नहीं आ रही है, तो दूसरे सर्वर से आया है, तब उसको लगेगा कि ये कोई हैकर हो सकता है, वो इस ईमेल को स्पैम फोल्डर में डाल देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ऑथेंटिसिटी और सिक्योरिटी चेक कर रहा है आपके, इसके जो भेजने वाला डोमेन है उसके सर्वर की। ठीक है, एक उदाहरण के लिए जैसे देखिए आप कहीं गए हैं घूमने, घर वालों को बिना बताए। ठीक है, अब घर से आपका पापा का फ़ोन आता है, पूछते हैं आप कहाँ हैं, तो आप एक लोकेशन घर के बगल वाली बता देते हो कि हाँ इस दुकान पर हैं हम। ठीक है, ये आपका सर्वर हो गया कि इस दुकान पे आप रहोगे। अब आपके पापा बहुत तेज़ हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं आता हूँ चेक करने, उसी दुकान पे मैं भी आ रहा हूँ। अब वो वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ मिलेंगे नहीं, तो पापा समझ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। फिर क्या होगी, आपकी कुटाई होगी,
कुटाई होगी, ठीक है। तो वैसे ही है कि इसका सर्वर ये है, यूपी एग्जाम मंत्रालय जो भी है इन सबका एक कोई ना कोई सर्वर है। एसपीएफ क्या करता है कि हाँ चेक करता है कि उसी सर्वर से आया हुआ है ये ईमेल की नहीं। ये यूज़र नेम के अलावा भी मिलाता है, क्योंकि सेम यूज़र नेम बना के कुछ हैकर वैकर करते हैं चीज़ें, हैकिंग का काम। तो वो चेक करता है सेम आईपी एड्रेस। जब उसको सेम आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तो क्या करता है, उसको फटाक से डाल देता है, उसकी कुटाई कर देता है, उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है, ठीक है। उसके बाद मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, एमएक्स क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये मेल प्राप्तकर्ता करने वाले सर्वर को रास्ता दिखाता है, ठीक है। मेल, इसको याद रखना है, ईमेल प्राप्तकर्ता प्राप्तकर्ता करने वाले सर्वर को रास्ता दिखाता है। क्या मतलब है इसका, जैसे ईमेल निकली, आप प्राप्त करता है तो आपके पास पहुंचने का रास्ता दिखाएगा सर्वर को, ठीक है। प्राप्तकर्ता का जो सर्वर है उसके पास पहुंचने का रास्ता दिखाता है, जो मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड होता है, एमएक्स, ठीक है। ट्रिपल ए क्या करता है, पहले पीटीआर को समझ लेते हैं, पॉइंटर रिकॉर्ड को। इसको रिवर्स डीएनएस बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिवर्स डीएनएस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम बताते हैं। जैसे देखिए डीएनएस क्या करता है, डोमेन नेम सर्विस क्या करती है, डोमेन नेम सर्विस करती है कि जैसे आपका कोई आईपी एड्रेस है, इसको एक नाम प्रदान करती है, इसको क्या करती है, इसको एक नाम प्रदान करती है, ठीक है, नाम प्रदान करती है। अब आप जैसे जब आप जाके सर्च करते हो यूपी एग्जाम मंत्रा, या फिर आप सर्च करते हो google.com, तो डोमेन नेम सर्विस क्या करता है, डोमेन नेम सर्विस करता है कि अब ये google.com जो है, इसी का जो आईपी एड्रेस है उसको कन्वर्ट करके आपको उसके आईपी के पास पहुंचा देता है, ठीक है। आपने सर्च किया यूपी एग्जाम मंत्रा .com, सर्च तो आपने ये किया, ये जो नेम है, ठीक है। अब इस नेम को बट डीएनएस क्या करता है, आपके इस नेम को जो है उस आईपी एड्रेस से जोड़ देता है, यानी कि इस नेम को जब आप सर्च करके इस पर क्लिक करते हैं तो जो डोमेन नेम सर्विस होती है वो आपको इसके सर्वर में पहुंचा देती है, ठीक है। अब उसी तरीके से रिवर्स डीएनएस का काम क्या होता है, रिवर्स डीएनएस का काम क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एक आईपी एड्रेस है, कोई आप एक आईपी एड्रेस है, मान लीजिए ये आईपी एड्रेस है, तो ये पीटीआर आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप इस डोमेन एड्रेस के माध्यम से जान सकते हैं इसके सर्वर का क्या नाम है, इसके सर्वर का क्या नाम है। जैसे मान लीजिए आपको गूगल का आईपी एड्रेस पता है, तो पीटीआर आपको बता देगा कि इस आईपी एड्रेस का जो सर्वर का नेम है वो google.com है, ठीक है, ठीक है। मतलब डोमेन नेम सर्विस क्या करती है कि अभी आप यूपी एग्जाम मंत्रा पे जब जाओगे आपको ये दिखता है, google.com से वो आपको आईपी पे पहुंचाता है डीएनएस नेम सर्विस। लेकिन जब कोई आदमी आपको अगर ये बताया जाए, आईपी एड्रेस बताया जाए, तो आपको वो उसका मुखौटा दिखाई, ऐसे समझिए। एक और उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे क्या है कि आपने मोबाइल में सर्च किया अपने दोस्त का नाम, जिसका नाम है मोहन। जब आपने मोहन को फ़ोन लगाया तो लगता उसके फ़ोन नंबर पे फ़ोन है, ठीक है, मान लीजिए उसका फ़ोन नंबर ऐसे कुछ करके है, तो ये क्या होगा, ये काम डीएनएस कर रहा है वो एक, ठीक है। हालांकि इसको जो प्रोवाइड नेम भी करवा रहा है वो भी डीएनएस है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर आपके पास नंबर हो, जो ट्रू कॉलर काम करता है, ट्रू कॉलर नंबर डालते हो वो बता देता है कि एक इसका नेम है, तो यही सेम काम करता है। नंबर की जगह जब आईपी एड्रेस डालोगे और आपको बता देगा नेम सर्वर का, ये काम कौन करता है, आपका पीटीआर, पॉइंटर रिकॉर्ड, यही काम करता है। इससे अच्छा एग्जांपल नहीं होगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये क्या है, एक छोटी सी भी चीज़ और बची है हमारी, ये जो ट्रिपल ए रिकॉर्ड है, ये क्या है, ये क्या करता है कि जैसे आपका कोई IPv6 एड्रेस है, ठीक है, आईपी एड्रेस वर्जन 6 एड्रेस है, तो इसको जो है डोमेन आईपी वर्जन जो 6 का जो है इसका जो एड्रेस है, इसका जो आईपी एड्रेस है, मतलब वर्जन 6 का जो आईपी एड्रेस है, इसको डोमेन नेम से कौन जोड़ता है, इसको डोमेन नेम से जोड़ता है, डोमेन नेम से जोड़ने का काम आपका ये ट्रिपल ए रिकॉर्ड करता है, जोड़ने का काम, ठीक है। जो आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस होगा, हमने बताया था ना आईपी एड्रेस वर्जन 6 वर्जन 4, आपको याद आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कुछ चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट थी तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। हमारा इसके पुराना, हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ था कि ईमेल प्रेषकों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए प्रेषक की प्रामाणिकता, यानी कि जो भेज रहा है क्या ये वही व्यक्ति है जिसको भेजना चाहिए, उसी सर्वर से आ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया, आप कहेंगे हाँ इसको तो अभी आपने बनाया, ये क्या, ये कौन चेक करता है, ये काम करता है पीटीआर। उसके बाद अब हमने आपको अभी एमएक्स के बारे में बताया। एमएक्स क्या है, ये जो है मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड इसको बोलते हैं, यानी कि ये रास्ता दिखाता है। आपको ये याद रखना है कि ये रास्ता दिखाता है। कोई ईमेल आप प्राप्तकर्ता तक का जो सर्वर है, ईमेल प्राप्तकर्ता का, उस सर्वर को रास्ता कौन दिखाता है, तो एमएक्स दिखाता है। ये आपका ये ट्रिपल ए हमने बताया था, ये ट्रिपल ए नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे एक और ए कर लीजिएगा, 4 ए है, ठीक है। हमने जो है ट्रिपल ए जो लिखा था
कि 4A है, ठीक है। तो ये कौन सा ये रिकॉर्ड क्या करता है, हमने बताया कि ये जो आपका IP वर्जन 6 का IP एड्रेस है इसको डोमेन प्रदान करता है। उसके बाद PTR रिकॉर्ड हो गया आपका, PTR रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड, इसको रिवर्स DNS बोला जाता है, ठीक है। SPF क्या होता है, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। अच्छा हमने इसका ऑप्शन गलत बता दिया। PTR तो क्या करता है, PTR जो है आपका ये रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स DNS, ठीक है। लेकिन जो आपका ईमेल की वो चेक करता है, ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि जो जिसको भेजना चाहिए था उसी ने भेजा है कि नहीं भेजा है, वो काम और का कौन करता है, वो काम आपका करता है SPF रिकॉर्ड, ठीक है। SPF रिकॉर्ड ये आपको याद रखना है। और SPF किस प्रकार का रिकॉर्ड है, तो ये टेक्स्ट रिकॉर्ड है, TXT रिकॉर्ड है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। हालांकि उतनी जरूरी चीजें नहीं है, बस वही जरूरी है कि कौन क्या करता है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल इनक्रिप्टेड है, कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अभी हमने सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करवाया, इसका आंसर अब आप आंसर में बताएंगे। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब दोनों अलग अलग पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए 2 बार आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप ईमेल में किस प्रकार की फाइलें संलग्न कर सकते हैं। देखिए ईमेल है आपका, उसमें आप किसी भी प्रकार की फाइल संलग्न करते हो। ईमेल बहुत एडवांस हो चुका है, उसमें आपकी जो मन हो बस वो सही फॉर्मेट में वो फाइल हो, आप चाहे PDF फाइल हो, इमेज फाइल हो, JPG फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल हो, PDF फाइल हो, किसी भी प्रकार की फाइल को आप ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे इसका आंसर होगा कि एनी फाइल दैट कैन बी पुट इन द फाइल फॉर्म, कोई भी फाइल जिसे फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है उसको आप ईमेल के द्वारा आप भेज सकते हो अटैच करके, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला हमारा आज का प्रश्न है कि ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरे को कॉपी भेजना। हमने बोला ना कि ईमेल में 3 टाइप का ऑप्शन होता है, CC होता है, टू होता है, CC होता है और BCC होता है। टू का मतलब कि हाँ भाई इसको भेजना है जो मेन प्राप्त करता है, CC का मतलब द्वितीयक प्राप्त करता है। लेकिन अगर आप किसी को CC में ईमेल भेजोगे तो प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता होगा कि द्वितीयक कौन है और द्वितीयक को पता होगा कि प्राथमिक कौन है। लेकिन एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है ब्लाइंड, BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भेज दो किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो वो क्या होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका आंसर हो जाएगा। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा प्रदान करता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। यह लिखा गया अटैचमेंट को नहीं सपोर्ट करता, भाई सपोर्ट करता है ना। यह केवल प्लेन टेक्स्ट की, हमने बताया प्लेन टेक्स्ट की नहीं, बहुत एडवांस लेवल की ये फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है। जो आपका हमने बताया ना कि जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो आउटलुक है, उसका सर्वर उसी के साथ अटैच होता है, लिंक होता है। जब आप आउटलुक में जाके ईमेल फॉर्मेट करते हो तो जो उसका इंजन पीछे से काम कर रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है, और वर्ड बहुत एडवांस है फॉर्मेटिंग में वर्ड, ठीक है। तो बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग करने का ऑप्शन देता है, ये गलत है, प्लेन टेक्स्ट में नहीं भेजा जाता। अगला है कि यह केवल HTML का यूज करके ईमेल को प्रारूपित करता है। नहीं, ये HTML का केवल यूज नहीं करता, बल्कि ये हमने बताया MS वर्ड का यूज करता है। अगला ऑप्शन हमें यही है कि यह ईमेल संपादक के रूप में यानी कि ईमेल एडिटर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज होता है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आप सबको क्लास बेहतरीन लग रही होगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा कम क्वेश्चंस है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कम है जिसमें कि कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, कोई चीज़ें ना समझ में है। क्योंकि हम देख ईमेल वगैरह आप ईमेल यूज करते हो तो ईमेल का जो टॉपिक है हमें ये इजी लग रहा है, और हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, जितने भी PYQs हैं सबके सबको हमने कवर कर लिया ईमेल का, ठीक है, कल और आज की क्लास में। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम सर्वोत्तम मानक है। हमने आपको बताया था कि नवीनतम सर्वोत्तम मानक कौन है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सचेंज, MIME। क्या है यार, ये मल्टीमीडिया कंटेंट भेजने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है। हम इसके पहले ही बताए थे कि वही क्वेश्चन और आया था वहीं पे। देखिए चीजें कैसे, वहां पे ये क्वेश्चन यहाँ पे अकेले आया है एकदम सिंपल रूप में, लेकिन वहां पे 4 ऑप्शंस के साथ में नहीं कि उसमें आया था, टेबल फॉर्म में आया था। तो देखिए आयोग का पैटर्न तो बदल रहा है प्रश्न पूछने का, लेकिन उस बदले हुए पैटर्न में भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को वो उठा रहा है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि परिधि, अब यहां से हमारा जो है ईमेल खत्म होता है, अब हमारा हार्डवेयर का चैप्टर शुरू होता है। किसका, हार्डवेयर का, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, लगभग 20-21, तो हम सारे क्वेश्चन इसीलिए 2-3 हम हार्डवेयर के उसके क्वेश्चन को ऐड कर लिए। अब लिखा है कि परिधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। देखिए परिधीय उपकरण होता क्या है पहले आपको समझना है। ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है, PC हो गया, ठीक है। अब आपके PC में ये होता है CPU से जितने ऐसे कनेक्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, आपका माउस, ठीक है, आपकी और अन्य चीज़ें, प्रिंटर,
ठीक है, मॉनिटर। तो ये सीपीयू से जो बाहर चीज़ें कनेक्ट होती हैं, अन्य चीज़ें जो सीपीयू के चारों ओर समझिए ऐसे रखी हुई हैं कनेक्ट करके सीपीयू से, उसको बोलते हैं परिधीय उपकरण। अब आप बताएंगे कि इसमें कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है। माउस है, बिल्कुल है। स्कैनर है, बिल्कुल है। मुद्रक है, बिल्कुल है। मदरबोर्ड क्या है, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मदरबोर्ड तो सीपीयू के अंदर ही लगा हुआ है ना। मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर है, उसी की चीज़ें अंदर तो सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मदरबोर्ड प्लेट है, उसके अंदर सारी चीज़ें लगी हुई हैं ना। तो मदरबोर्ड तो सीपीयू के अंदर है। हमने बोला कि परिधीय क्या है, जो सीपीयू के बाहर चारों ओर जिसको हम कनेक्ट करते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड जोड़ दिए, प्रिंटर जोड़ दिए, स्कैनर जोड़ दिए, माउस जोड़ दिए, तो ये क्या होते हैं, ये परिधीय उपकरण होते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। मदरबोर्ड परिधीय नहीं उपकरण है। अगला है कि कोर टू डीओ रिफर टू। कोर टू डीओ क्या है, देखिए कोर टू का मतलब होता है 2 कोर वाला। हमने कोर के बारे में बताया था, कोर क्या होते हैं, बहुत स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि सीपीयू में कई सारे कोर्स अब आने लगे हैं, जितना कोर होगा वो उतना फास्ट होगा। कोर क्या होता है, कोर जो है उसकी जो है फंक्शनल यूनिट होती है सीपीयू की। तो 2 कोर मतलब 2 कोर का ये सीपीयू होगा। तो इसको बनाया किसने, देखिए ये एक डुअल कोर प्रोसेसर है। कोर टू मतलब 2 कोर वाला प्रोसेसर। तो अ टाइप ऑफ रैम नहीं है, रैम नहीं। और ये इस प्रोसेसर को बनाया किसने, तो इंटेल ने बनाया, ठीक है, इंटेल ने। इंटेल जो है आपकी एक दुनिया की जो है हमें लगता है सबसे बड़ी कंपनी है प्रोसेसर बनाने वाली, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर जो लगते हैं, लगभग आप कंप्यूटर्स में देखते होंगे इंटेल का ही प्रोसेसर यूज होता है। अब तो 1-2 कंपनियां और आ गई हैं। और अगला है कि एक प्रकार का ग्राफिक्स कार्ड नहीं, एक हार्ड ड्राइव नहीं, एक डुअल कोर प्रोसेसर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की। और हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एसएसडी। एसएसडी क्या है, आपको पता होगा कि एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। एसएसडी का क्या है कि स्टोरेज डिवाइस। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वही इसका अर्थ पूछ रहा है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव कहीं पे ऑप्शन है तो आप कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर सी है हमारा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। यहाँ पे हार्डवेयर के नाम लिखे, यहाँ पे उनके फंक्शन का नाम लिखा है। बताइए, पूछ रहा है जीपीयू का क्या काम है। तो जीपीयू का काम होता है कि ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है। तो ये होता है आपका जीपीयू, ठीक है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इसका नाम ही होता है। तो क्या होता है ये हमारा हो गया। अभी शायद इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा नहीं, तो लिख देते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसको ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए अगर आपका ग्राफिक कार्ड नहीं लगा, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगी है, तो आप अच्छी क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के गेम्स नहीं खेल पाएंगे, 3D डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका काम जीपीयू करता है, यानी कि ये डेडिकेटेड प्रोसेसर है किसके लिए, ग्राफिक्स और विजुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अगला है हमारा रैम। रैम के बारे में आप सबको पता है, रैम का क्या फुल फॉर्म होता है। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे ही, मेमोरी के बारे में, ठीक है। एक बेहतरीन क्लास देखेंगे जिसमें हम मेमोरी को पूरा कवर करेंगे। उसके बाद आपको मेमोरी का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो हमारा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। यानी कि डेटा को स्टोरेज करती है बहुत टेम्परेरी समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1। इसका क्या हो गया, इसका तीसरा हो गया, इसका पहला हो गया। एसएसडी है, एसएसडी के बारे में अपने हमने बताया कि एसएसडी आपकी क्या है, एसएसडी को बोला जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, परमानेंट डेटा को आपको स्टोरेज करती है। तो ठीक है, एसएसडी के बारे में आपको याद करना है कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज फॉर परमानेंट डेटा। उसके बाद सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो है डेटा को प्रोसेस करता है हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार, ठीक है। तो वही लिखा है कि एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा। तो ये इसका सीपीयू का क्या हो जाएगा, दूसरा। और एसएसडी का भी हमने बताया चौथा। तो तीसरा, पहला, चौथा, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन ए ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा आज का अगला प्रश्न है कि आईपी वर्जन 6 जो था और आईपी वर्जन 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया। तो हमने बताया था हाँ कि जो आईपी वर्जन 4 था इसकी लिमिटेशन थी कि ये एक लिमिटेड जो है सर्वर्स को जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड, यानी कि लिमिटेड डिवाइसेस को जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लिमिटेड डिवाइसेस को ये प्रोवाइड कर सकता था क्या, आईपी एड्रेस जो है लिमिटेड डिवाइस को प्रोवाइड करता था। लेकिन आपका आईपी वर्जन 6 आया, आईपी वर्जन जब 6 आया तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। तो यानी कि ये इसी का एडवांस जब वर्जन लाया गया, जब आईपी वर्जन 4 की कार्ड क्षमता जब प्रभावित हुई, हमें लगा कि ये वर्जन अब हमें जितनी हो सकता है उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमने एक नया वर्जन लाया जिसको आईपी वर्जन 6 बोला जाता है, ठीक है। तो कथन लिखा है कि आईपी वर्जन 6 को आईपी वर्जन 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रवर्तित किया गया। तो हाँ बिल्कुल इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है।
उसके बाद अगला जो है हमारा ऑप्शन है, कारण क्या है कि आईपी वर्जन 4 इंटरनेट के विकास के अनुरूप पर्याप्त आईपी एड्रेस उपलब्ध नहीं करा सका। बिल्कुल, तो दोनों ये सही है, ये सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा आंसर कहाँ गया, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि बोथ आर करेक्ट एंड रीजन ट्रू, और रीजन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है किसकी, आपके कथन की। ठीक है, तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण सही व्याख्या करता है क्योंकि आईपी वर्जन 4 एड्रेस की कमी को दूर करने के लिए आईपी वर्जन 6 लाया गया। अब आप बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छा, एक बात आपको और समझा देते हैं, वोलेटाइल और, चलिए अब मेमोरी की क्लास में समझ लेंगे इन चीज़ों को, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बताइए क्लास कैसी लगी। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी हमें लग रहा है छोटी है क्योंकि कुछ चीज़ें आज समझाने वाली थी नहीं। तो मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में, चीज़ें कहीं कुछ ना समझ में आई हो, ठीक है, तो वो भी बताइएगा। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे जा सकते हैं। यूपी एग्जाम मंत्रा पे आपको सारी क्लासेस का पीडीएफ मिल जाता है 1-2 दिन बाद। ठीक है, और यदि किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट, किसी प्रकार का सुझाव भी देना है तो आप बिल्कुल दीजिए। क्लास में कहीं आपको कंटेंट में कोई एरर लगता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसके बारे में भी अवश्य बताएं। ठीक है, तो बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।